साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम तथ्यात्मक आंकड़े पेश करेंगे। इन आंकड़ों से बिल्कुल स्पष्टता आ जाएगी कि नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं, किस दिशा में सरकार को लेके जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अमीरी गरीबी के असमानता के आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। हमारे भारत के जो सबसे 1% अमीर लोग हैं, उनके पास जो देश की कुल संपत्ति है उसका लगभग 70% हिस्सा इन 1% लोगों के पास है, जबकि नीचे के जो 50% लोग हैं उनके पास कुल संपत्ति का 6.4% हिस्सा है। अब आप देख लीजिए कि ये असमानता कितनी बड़ी है। कुछ लोगों के पास अकूत संपत्ति इकट्ठी हो गई है और जो आम जनता है उसको वो निर्धन हो रही है, उससे पैसा छिन रहा है। अभी पिछले 2 सालों में 64 खरबपति बढ़े हैं। आप समझ लीजिए, हमारे देश के जो 100 खरबपति हैं उनके पास 54.12 लाख करोड़ रुपया इतना संपत्ति उनके पास है। एक आंकड़ा और है कि देश की जो नीचे की 70 करोड़ आबादी है उनकी संपत्ति केवल इतनी है जितनी 21 खरबपतियों के पास है। मतलब 21 खरबपतियों के पास जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति नीचे की 70 करोड़ आबादी के पास है। ये कितनी बड़ी असमानता पैदा हो गई है। एक आंकड़े के अनुसार 60% जो भारत देश के लोग हैं उनकी आमदनी लगभग $2 प्रतिदिन है। यानी 60% जो भारतीय हैं उनकी जो आमदनी है रोजाना 163 रुपये के आसपास है। जो हम बार बार वीडियो में बताते हैं कि श्रम की कीमत बढ़नी चाहिए, श्रम की कीमत बढ़नी चाहिए, ये श्रम की कीमत घटा रहे हैं। यदि रोजाना श्रम की कीमत 500 रुपये मिनिमम वेज कर दिया जाए और हर व्यक्ति को रोजाना 500 रुपये मजदूरी मिले, किसी भी स्तर पे हो, तो देश के अंदर एक भारी बदलाव आएगा। मगर नीचे की जो जनता है उसको चूस रहे हैं, उसकी कीमत कम से कम कर रहे हैं, इसीलिए असमानता बढ़ रही है और ये खरबपति बढ़ रहे हैं। खरबपतियों के पास जो पैसा आ रहा है वो आम जनता की श्रम की कीमत की लूट है। यानी नीचे की जनता निर्धन हो रही है और पूंजीपति और बड़े पूंजीपति बन रहे हैं। ये नीति का सवाल है साथियों, जिसको अच्छी तरीके से समझना है। इसमें एक आंकड़ा और है कि सबसे नीचे के 30% लोग हैं वो एक दिन में केवल $1 उनकी आमदनी होती है, एवरेज। $1 का मतलब है 83 रुपये। ये असमानता की रिपोर्ट है जिसको ध्यान रखना है। अब मैं जीएसटी की बात करता हूं, जो जीएसटी साहब ने लगाया है। जब अमीर बहुत सारा पैसा इनके पास है तो टैक्स भी बहुत ज़्यादा अमीरों को देना चाहिए, मगर ध्यान रखना कि अमीर कोई टैक्स नहीं देते। मैं एक वीडियो पीछे बना चुका हूं। पूंजीपति केवल टैक्स कलेक्ट करता है, टैक्स फाइनल कस्टमर देता है। और जीएसटी में तो आखिरी जो कस्टमर पैसा देता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो जो जीएसटी साहब ने लगाया है, जीएसटी का कलेक्शन किस वर्ग से कितना आ रहा है, नीचे के 50% जनता है जो हमारे देश का, वो जीएसटी के अंदर 64% योगदान देते हैं। जो जीएसटी का कलेक्शन होता है, नीचे के जो गरीब लोग हैं जिनकी आमदनी $1 $2 है, आम जनता है, सबसे गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग पूरे जीएसटी कलेक्शन का 64% हिस्सा देते हैं। और ऊपर के जो 10% अमीर लोग हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है, ये केवल 3% हिस्सा देते हैं, केवल 3%। कि जीएसटी जो मोदी साहब लेके आए हैं, जीएसटी से कलेक्शन आम जनता से कर रहे हैं, आम जनता को लूट रहे हैं, आम जनता को चूस रहे हैं। उसका वैसे ही बेचारा मरा हुआ है, उसी की जेब से पैसे निकाल रहे हैं। हमारे देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी हैं और इनके पास अभी 7.63 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया है और इनकी आमदनी रोजाना 163 करोड़ है। मुकेश अंबानी की एक दिन की आमदनी 163 करोड़ है। दूसरे बड़े आदमी हैं जो बहुत तेजी से बड़े आदमी बने हैं, वो है गौतम अडानी। गौतम अडानी जो है अंबानी से भी ज़्यादा खास है मोदी साहब के। इनकी संपत्ति बढ़ाने के लिए जो कर सकते थे वो उन्होंने किया। अडानी की संपत्ति अभी 6.54 लाख करोड़ हो गई है और 2022 में अडानी का रोजाना का आमदनी 1600 करोड़ रुपए था। तो इनकी रोजाना की कमाई 1600 करोड़ रुपया। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कितना पैसा लूट रहे हैं। तो ये है असमानता, ये है देश की लूट।
जिस लूट के ऊपर ना मीडिया बात करना चाह रहा है, मोदी साहब तो बात करेंगे नहीं क्योंकि मोदी साहब इस लूट को करवा रहे हैं। कितना पैसा होता है ये आदमी 2014 के पहले इसकी जो संपत्ति दुनिया के जो पूंजीपतियों में 200 से नीचे थी और ये 19, 20, 21, 22 तक आते आते ये टॉप 3 में आ गए। कुछ समय तो टॉप 1 में आ गए थे, अभी टॉप 3 में है, दुनिया के टॉप 3 में है। कितना पैसा इकट्ठा किया और इनका जो पैसा यहाँ से कमा रहे हैं दुनिया के पाकिस्तान और सहित दुनिया के बहुत सारे देशों में यहाँ से पैसा कमा के ले जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में और दुनिया के देशों में पैसा लगा रहे हैं। हमारे देश के बहुत सारे पूंजीपति हैं जो हमारे देश से धन लूट रहे हैं और दुनिया के दूसरे देशों में ले जाके उस धन को लगा रहे हैं। इस तरीके से लूट मची हुई है। ये असमानता के आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये जो डीजल पेट्रोल का मैंने आपको दाम का पूरा खेल समझाया था पहले, इससे पहले वीडियो में समझाया है, वो डीजल पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लगाया था, एक्साइज लगाया था, पिछले 8 साल में डीजल पेट्रोल के ऊपर से 26 लाख करोड़ रुपया टैक्स के रूप में मोदी सरकार ने वसूला है। कितना बड़ा अमाउंट है ये। और पूंजीपतियों के ऊपर जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसको लगभग खत्म कर दिया, बहुत ही थोड़ा सा बचा है। अब देखो कैसे आम जनता से पैसा लूट रहे हैं, पूंजीपतियों को फेंक रहे हैं, उनकी जेबों में डाल रहे हैं। पिछले 10 सालों में कॉर्पोरेट्स जो है पूंजीपति हैं, इनको लगभग 55 लाख करोड़ रुपया अलग अलग तरीके से टैक्स के रूप में, रियायत के रूप में, सुविधा के रूप में इस मोदी सरकार ने पूंजीपतियों को खर्च किया। ऐसे लोगों को छूट दिया जिनके पास अकूत संपत्ति है। 55 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। किसानों का 20 लाख करोड़ रुपए कर्जा नहीं माफ कर पा रहे। 2 लाख करोड़ की कर्जा माफी की बात करो तो रोने लगते हैं। आम जनता के लिए पैसे नहीं है, मगर पूंजीपतियों के लिए पैसे का कोई कमी नहीं है। उनको जितना पैसा चाहिए सरकार से उतना पैसा देते हैं। तो सरकार का ये चरित्र है जो इन आंकड़ों से बिल्कुल स्पष्ट होता है। हम देश का जो कर्जा है, कर्ज लिया हुआ है सरकार ने, उस पर आ जाते हैं। 2014 के पहले तक जितना कर्जा सारे प्रधानमंत्रियों ने लिया था, उस समय देश के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, 55 लाख करोड़ का। 2014 से 2023 तक के जो आंकड़े हैं उसमें 155 लाख करोड़ कर्जा हो गया, 155 लाख करोड़। यानी पिछले 10 सालों में इन्होंने लगभग 100 लाख करोड़ रुपए कर्जा ले लिया। 100 लाख करोड़ रुपए, इतना पैसा जनता से लूट रहे, उसके बाद भी 100 लाख करोड़ रुपए कर्जा ले लिया। तो देश का जो राजस्व आता है, आमदनी आती है, उसका 40% हिस्सा इस कर्जा के ब्याज के चुकाने में जाता है। केवल ब्याज चुकाने में 40% आमदनी इस कर्ज के ब्याज चुकाने में जाती है। 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कैसे चुकाएगी ये सरकार? हमारी देश की गरीबी का यह हाल है कि दुनिया भर में जितने गरीब हैं, पूरा दुनिया भर में, उनमें से 33% संख्या में हमारे देश के गरीब हैं। मतलब उनकी 33% संख्या हमारे देश के अंदर है। जो दुनिया का भूख का सूचकांक आता है, इस पे काफ़ी चर्चा होती है, मगर हमारे देश में 2014 के बाद मीडिया इस पे चर्चा करता नहीं है। भूख सूचकांक जो है, जीवन स्तर है, उसको ये दर्शाता है। ये आंकड़ा 2022 का है। 2022 में 125 देश थे जिनमें भारत का 107वां स्थान था। कितना? 125 में 107वां। और 2023 में कितना हो गया? 111वां। मतलब गरीबी और भुखमरी और बड़ी है। 2022 में 107वां था, 2023 में 111 हो गया। ये आंकड़ा बताता है कि मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को या देश की जो आम जनता है उसकी कैसे दुर्दशा कर रही है, उसको कैसे निर्धन बना रही है, उसको कैसे और गरीब बना रही है। ये आंकड़ा उस बात को सत्यापित करता है। एक विश्व खुशहाली रिपोर्ट आती है कि पूरे दुनिया में कौन कौन से देश हैं जो जहाँ की जनता खुशहाल है, खुशी है। उसमें जो 2024 की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर 141 देशों में भारत का 126वां स्थान है। 126वां, 126, 141 में से 126वें स्थान पर है। और मोदी साहब ये कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है।
तबकि हमारे देश से अच्छा चीन है। चीन का 63 नंबर है, 63वां नंबर है। नेपाल का 93 नंबर है और पाकिस्तान का 108वां नंबर है। ये खुशहाली की रिपोर्ट में पाकिस्तान, नेपाल, चीन हमसे बेहतर हैं। ये आंकड़े भारत की असल तस्वीर को बताते हैं। एक आंकड़ा था मीडिया स्वतंत्रता का, और ये मीडिया पूरी तरीके से हमारे यहाँ बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और कोई ट्रस्ट नहीं बचा मीडिया के ऊपर। एक धंधेबाज मीडिया टाइप का हो गया। दुनिया भर का जो मीडिया के आंकड़े आते हैं उसमें 193 देशों का ये आंकड़े हैं, जिसमें भारत देश का 161वां स्थान है, 161। इतनी बुरी स्थिति है। तो ये हालत है हमारे लोकतंत्र का, हमारे देश के चौथे स्तंभ का। भ्रष्टाचार के मामले में, भ्रष्टाचार की बड़ी बात हो रही है। भ्रष्टाचार के मामले में 193 देशों में हमारा 93वां स्थान है, 93वां। हमारे देश के अंदर प्रतिदिन लगभग 7,000 लोग भूख के कारण मरते हैं, जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है। रोजाना 3,000 बच्चे कुपोषण के कारण से मरते हैं और खून की कमी से महिलाओं की बड़ी संख्या में मौत होती है। ये 3 आंकड़े बहुत ही भयावह हैं। अब मैं किसानों की आत्महत्या के आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1991 के बाद से, जब से नई आर्थिक नीतियाँ चालू हुई, 1996 से पकड़ लीजिए 2018 तक, इन गलत नीतियों के कारण से लगभग 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। 4 लाख किसान सुसाइड कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है साथियों, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारा अन्नदाता बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। और 2018 के बाद इस सरकार ने एक तो किसानों की आत्महत्या के आंकड़े अलग से बताने बंद कर दिए। अब कोई आंकड़े पता नहीं है कि कितने किसान आत्महत्या करते हैं, आंकड़े बताने बंद कर दिए। इसी तरीके से बेरोजगारी के जो आंकड़े सरकार जारी करती थी, वो सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़े भी जारी करना बंद कर दिए। तो किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बहुत ही दिल दहलाने वाले हैं। खेती के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का, नीतियों बदल के काम करने का ज़रूरत है। स्वामीनाथन आयोग का सिफारिश का जो लागू करना ज़रूरी है। एमएसपी की गारंटी का कानून बहुत ही जल्दी लाने की ज़रूरत है, ताकि किसान को बचाया जा सके, खेती को बचाया जा सके, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। जो दिहाड़ी मजदूर हैं, 154 छोटे किसान और दिहाड़ी मजदूर, खेत मजदूर, ये गरीब लोग जो है वो आत्महत्या करते हैं रोजाना, 154। ये भी बहुत बुरा आंकड़ा है। अब हम एनपीए के ऊपर बात कर लेते हैं। एनपीए का मैंने आपको बताया था, नॉन परफॉर्मेंस एसेट। ये वो पैसा है जो पूंजीपति लोग बैंकों से कर्जे के रूप में पैसा लेते हैं और बाद में चुकाते नहीं हैं। और पूंजीपतियों का एनपीए सरकार माफ करती है। 2014 से लेकर 2022-23 तक के जो आंकड़े हैं, उसमें लगभग 66 लाख करोड़ रुपए एनपीए हुआ है। और पिछले कुछ समय में इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगभग 15 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का एनपीए जो था उसको माफ किया है। तो साथियों, मैंने आपको एक कुछ आंकड़े बताए हैं कि सरकार किस दिशा में जा रही है। ये आंकड़े बताते हैं इस सरकार के असली चरित्र को। तो ये है दिशा। अब आपको क्या करना है, इस सरकार की दिशा को पलटना है या आपको धर्म के नशे में रह करके अपना मत करना है, ये आपके ऊपर छोड़ा। आप जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। यदि आप इस सरकार को जिंदगी के असल सवालों को मुद्दा नहीं बनाएंगे, ये सारे जो आंकड़े भयावह आंकड़े हैं इनकी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे, तो इसमें दुर्दशा आम जनता की ही होना है, हमारी ही होना है। क्योंकि जो सरकार है पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों को तो माला माल कर दिया उन्होंने, अभी भी और माला माल कर रहे हैं, देश को लुटा रहे हैं। पूरी संपत्ति उन्होंने, देश की संपत्ति, देश की आमदनी उनको लुटा दी है। तो बचा कुचा जो लोग है, जनता, उसका और दुर्दशा बढ़ेगा यदि हमको समझ में नहीं आएगा। ये बिल्कुल सुनिश्चित है। जिस तरीके से आमदनी घटी है उससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ा क्राइसिस आएगा। जिस तरीके से उद्योग धंधे, जो आम जनता है उसकी मांग घट गई है, उसकी मांग करने की क्षमता घट गई है, खरीदने की क्षमता घट गई है।
उससे एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्राइसिस आएगा, क्योंकि जनता जब खरीदेगी नहीं सामान तो बाजार में सामान नहीं बिकेगा तो कारखाने कैसे चलेंगे। ये पूरा एक साइकिल है, जो साइकिल आम आदमी की आमदनी से जुड़ी हुई है। जब तक आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ेगी तब तक ये देश की जो सरकार है, देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ सकती है। तो ये सारी प्रमुख चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सब चीज़ों को सुनने से आपको एक दिशा मिलेगी, समझने में आसानी मिलेगी और आप आम जनता को समझा पाएंगे, खुद भी सोच समझ करके वोट कर पाएंगे। तो मैं अब इस वीडियो में अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। आपसे निवेदन ये करता हूँ कि सीरीज के सारे वीडियो सुने जो हमने शुरू से आपको डाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, एक एक वीडियो सारे सुने। उसके साथ में हमने साथियों 6 किताबें पब्लिश की हैं। हमारी किताबों को जरूर पढ़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उसमें हमने लिखी हुई है। इसमें पहली किताब का नाम है राजनीति, दूसरी किताब का नाम है राज करने की नीति, तीसरी किताब का नाम है विचारधारा, चौथी किताब का नाम है संगठन आत्मालोचनात्मक सिद्धांत, पांचवी किताब का नाम है वैचारिक एकता का आधार, छठवीं किताब का नाम है बहुजन और वामपंथ। 2 किताबें और जल्दी प्रिंट होकर आने वाली हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन इतिहास और चुनौतियाँ, कृषि और किसान इतिहास और चुनौतियाँ। इसके बाद से क्रांतिकारी आंदोलन पर भी किताबें आएंगी। और जब तक हमारा जीवन है हमारा लिखना जारी रहेगा और हम निरंतर लिखते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आम जनता जागरूक हो सके। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, प्ले लिस्ट पर जहाँ बहुत सारी जानकारी हमने कलेक्ट की हुई है उसको सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।